जयेश, हेलो। यस सर। चल बेटा देख लो, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे एक क्यू चार्ज हमने लिया और इस क्यू चार्ज का बेसिक में बताने जाते हैं कि क्यू चार्ज के ड्यू टू पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पी पॉइंट पर किसी रेफरेंस पॉइंट यानी कि इनफाइनाइट से किसी दूसरे पॉइंट को लाने में किया गया टोटल वर्क जो होगा वही इस चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि क्यू चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क अगर डब्ल्यू इनफाइनाइट टू पी है तो इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जिसको यू पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस पी पॉइंट पर इस क्यू चार्ज के ड्यू टू अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि टोटल जितना वर्क किया गया उस वर्क को यदि क्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये डब्ल्यू इनफाइनाइट पी की जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा यूपी अपान में क्यू, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे यूपी को अगर इसके फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी एक रिलेशन बन सकता है। या यहाँ से एक रिलेशन ये बन सकता है कि W यानी कि वर्क डन एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों बातें की, ये और ये दोनों बातें की है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। अब इन रिलेशंस को आप यहाँ पे कोने में लिख लो, अभी हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने निकाल लिया है कि वर्क डन इनफाइनाइट टू पी इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू ये पी, ये हमने ले लिया। और यहाँ पे क्या लिया हमने कि जो वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और यहाँ से हमने ले लिया था कि जो पोटेंशियल है या टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो बेटा ये जो चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे नोट कर लिया, और ये कुछ भी नया नहीं बताया है, ये पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें हो चुकी है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि यदि कहीं पे दो चार्जेज हो Q1 और Q2 तो उन चार्जेज के ड्यू टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q। ये दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि R1 2 है तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ ये R1 2 है। अब हम दोनों चार्जेस के ड्यू टू हमें फाइंड करना है कि दोनों चार्जेस के ड्यू टू कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, पहले ये मान लीजिए कि ये चार्ज तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे इस चार्ज को हमें कहाँ से लेके आना है, उस रेफरेंस पॉइंट से लेके आना है जिस रेफरेंस पॉइंट पर हम मानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो वह कौन सा होता है, प्लस इनफाइनाइट। हमने माना है कि इस चार्ज को इनफाइनाइट से मैं लेकर के आया इस पी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने मान लिया कि यार इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से लेके आया, लेकिन पहले से ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, मतलब मैं बारी बारी से लेके आ रहा हूँ, दोनों के एक साथ नहीं। पहले मैं क्यू चार्ज लेके आया, मान लीजिए नहीं है यहाँ पे, ये है ही नहीं। अब बता दो कि इस Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन किया जाएगा क्या, टोटल वर्क डन कितना होगा बोलो, वर्क डन
W1 इक्वल टू W1 क्या है, तो W1 वह वर्क डन है जो मैं Q चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कर रहा हूँ। बोलो, अगर यहाँ पे पहले से कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस Q1 चार्ज को लाने में कोई हमें फोर्स फेस करना पड़ेगा क्या? किसी फोर्स को फेस करना पड़ेगा क्या? कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, पहले से कोई चार्ज नहीं, ये चार्ज नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये चार्ज है ही नहीं, ये चार्ज है ही नहीं, बस ये चार्ज था। और इस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट से। बोलो, इस चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ तो कोई फोर्स लगेगा क्या? गार्डिक यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा? नो सर, नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। और फोर्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब कि वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है, तो ये वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब ये चार्ज को ला करके मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये चार्ज यहाँ पे ला शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद इससे 812 डिस्टेंस पर मैं एक दूसरा चार्ज Q2 लेकर के आता हूँ और इसको भी कहाँ से लेके आता हूँ? इनफाइनाइट से लेके आता हूँ। अब बोलो, इस चार्ज को इस इनफाइनाइट से लेकर के आने में वर्क डन हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, वर्क डन when Q2 bring from infinity W2 इक्वल टू, बोलो, अब इसको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले से Q1 चार्ज यहाँ पे आ चुका है, Q1 चार्ज पहले से यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब कि इसके अराउंड अभी क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है और इसके मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी अप्लाई करेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहे हैं ड्यू टू Q1। अब Q1 के ड्यू टू इसको लाने में टोटल वर्क डन कितना किया जाएगा? तो देखो, टोटल वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं? वर्क डन कैसे निकालते हैं? कहाँ लिखा हमने? टोटल वर्क डन Q इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बोलो बेटा, इसके इस पॉइंट पर Q1 के ड्यू टू पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बोलो, पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 अपान में R12। यही होगा क्या? ये क्या मिला? ये तो पोटेंशियल मिल गया, ये पोटेंशियल मिल गया, ये वाला, और इनटू में क्या कर रहे हैं? Q। तो Q का मतलब कौन सा है? इस चार्ज को लेके आ रहे हैं Q2 चार्ज को, तो ये आ गया Q2। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये Q1 था तो Q1 लिख लेंगे, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12। ये मिल गया हमें टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को इनफाइनाइट से लाने में किया गया टोटल वर्क डन क्या हो गया? तो देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या हो गया बेटा? टोटल वर्क डन ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के ड्यू टू टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क डन W अगर लिखे तो क्या W1 प्लस W2 लिखा जा सकता है क्या? W1 प्लस W2, W1 कितना है? 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस W2 कितना हो जाएगा? W2 ये मिल गया हमें, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R12, या W इक्वल टू मिल गया Q1 Q2 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12। तो ये तो हमने वर्क डन निकाल लिया, और जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r12। ये समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? यह दो चार्जेस के सिस्टम में टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होगी। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है? राजीव, जयेश, निखिल? ओके। ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए कि एक तीसरा सिस्टम और भी, तीसरा चार्ज एक और लेकर आ जाते। अगर 3 से 3 चार्जेज अगर हो जाता तब उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? अगर 3 चार्जेज हो जाता, जैसे मान लीजिए कि वह तीसरा चार्ज में कहीं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आ गया, ये तीसरा चार्ज Q3 है, तब उस सिचुएशन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले एक चार्ज बारी बारी से लेके आना है, तीनों को एक साथ नहीं लेके आना। पहले मैं Q1 चार्ज को लेके आया तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया था? 0 हो गया था। जब दूसरे चार्ज को लेके आया तब यहाँ पे पहले से एक चार्ज प्रेजेंट हो चुका था, जिसके ड्यू टू वर्क डन हमें क्या मिला? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r12 मिला। ये दूसरे चार्ज के ड्यू टू ये मिल गया। अब अगर मैं तीसरा चार्ज लेके आता हूँ तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 2 चार्ज क्या हो चुके हैं? प्रेजेंट है, जिसका Q3 का यहाँ से जो डिस्टेंस है Q1 से, यह अगर मान लेते हैं कि Q13 है, ये क्या है? Q1 सॉरी डिस्टेंस R13 है, और Q2 का जो डिस्टेंस है Q2 से यह R23 है। तब उस सिचुएशन में अगर मैं Q1 चार्ज को फिर मैं इनफाइनाइटी से लेके आता हूँ, तब यहाँ पे क्या होगा? Q1 के ड्यू टू भी इस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा। Q2 के ड्यू टू भी फोर्स लगेगा, मतलब वर्क डन Q1 के भी ड्यू टू होगा, Q2 के भी ड्यू टू यहाँ पे वर्क डन होगा। तो Q1 के ड्यू टू इस पे वर्क डन कितना होगा बेटा? अब तीसरे 3 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन फॉर Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 कितना हो जाएगा बेटा? W, अगर मैं इसको 3 मानता हूँ, ये W2 था, अब मैं W3 मानता हूँ, तो वर्क डन इक्वल टू क्या देखा हम लोगों ने कि पोटेंशियल इनटू किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, उस चार्ज का क्या कर देंगे? उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना मिलेगा बेटा? बोलो। Q1 के ड्यू टू Q3 पर, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मिलेगा? जल्दी से पहले पोटेंशियल बता दो आप लोग। पोटेंशियल कितना मिलेगा यहाँ पे? पोटेंशियल कितना होगा? क्या पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कौन सा चार्ज लिखेंगे? Q1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 अपन में R13। ये Q1 के ड्यू टू इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? अगर Q3 को मैं लेकर आता हूँ तो क्या यही पोटेंशियल होगा? ठीक है। अब Q2 के ड्यू टू इसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो प्लस कर दो, क्योंकि टोटल हमें पोटेंशियल चाहिए। तो इसके ड्यू टू टोटल पोटेंशियल कितना होगा बेटा? क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R23। ये सही है बेटा इतना? ये पोटेंशियल मैंने सिर्फ लिखा है। ये पोटेंशियल Q1 के ड्यू टू है, ये पोटेंशियल Q2 के ड्यू टू है। जयेश, राजीव, ये ठीक है बेटा पोटेंशियल? जयेश, राजीव? यस सर। ओके। और इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में हमें चाहिए चार्ज। कौन सा चार्ज चाहिए? तो जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, तो चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं? Q3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? Q3 आ जाएगा। और इसमें से हम कॉमन निकाल दें क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिया तो क्या बन जाएगा? और Q3 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो ये हो जाएगा Q1 Q3 अपान में R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23। ये हमें टोटल क्या मिल गया? टोटल वर्क डन मिल गया। किसके लिए? तो Q3 चार्ज के लिए ये वर्क डन मिल गया। और टोटल वर्क डन कितना हो गया? देयरफॉर टोटल वर्क डन ड्यू टू Q1
Q2 एंड Q3, W इक्वल टू ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। देयरफॉर W इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, देखो W1 तो W1 तो ऑलरेडी 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस W2 तो W2 ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R12 प्लस Q3, तो Q3 ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा Q1 Q3 अपान 4 Q1 Q3 अपान R13 ये प्लस Q2 Q3 अपान R23, ये टोटल हमें क्या मिल गया वर्क डन। अब इसमें से अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, ये कुछ ऐसा मिल रहा है। ये इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यही टोटल क्या हो जाएगा, यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23, ये हमें मिल गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसी तरीके से हम n सिस्टम ऑफ चार्जेस भी इसको लिख सकते हैं, n सिस्टम ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब बेटा इस पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट कॉन्सेप्ट और हम लोग देखेंगे, बस ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी ओवर हो गई। ठीक है, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हो गया बेटा, इधर का रफ कर दो, इस साइड का। ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे बेटा एक मान लेते हैं कि कोई इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैं एक डाइपोल को लेके आता हूँ। तो डाइपोल आप लोग जानते ही हैं कि डाइपोल क्या होता है, तो यह दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट नेचर डिफरेंट होता है। और इस डाइपोल को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से ला करके मैं शिफ्ट करता हूँ। मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है
यहाँ पे, और इस यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को मैं थीटा एंगल पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, थीटा एंगल पे मैंने इसको शिफ्ट किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, तो उस चार्ज पे क्या लगता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, और वह फोर्स किसके बराबर होता है, तो Q इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो सेम वैसे ही कुछ है भाई, ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। तो जैसे ही इस डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इसके पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है, और वह फोर्स एलॉन्ग द किसके लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वह किसके एलॉन्ग लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलॉन्ग लगता है। और निगेटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे जो फोर्स लगता है यह जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन ये दोनों फोर्सेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। यह मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अब ये मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से यह दोनों फोर्स, मतलब यह जो डायपोल है यह लीनियर मोशन तो नहीं करता, लीनियर मोशन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब आपका ये क्वेश्चन ये हो सकता है, या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द रीजन दैट ऑन ए डायपोल फोर्स ऑन बोथ चार्जेज विल बी सेम मैग्नीट्यूड। क्या है, क्यों रीजन, क्या ये क्यों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगते हैं, बोलो बेटा राजदीप, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स क्यों लगते हैं इधर और इधर? यस सर, दोनों चार्जेज पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, रीजन क्या है? क्योंकि उन पे टॉर्क अप्लाइड हो रहा है सर, नेट फोर्स उनकी जीरो है। नहीं, नेट फोर्स जीरो तो हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए तो जीरो हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इस पे अप्लाई होने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट बोथ चार्जेज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम but in opposite direction. Therefore, net force F net क्या हो जाएगा बेटा, F net इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इस फोर्स के ड्यू टू जो अपोजिट में लग रहा है वो इस पे एक टार्क अप्लाई करेंगे, बट ये टार्क अप्लाई ऑन डायपोल क्या होगा, एक टार्क इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि फोर्स इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इस डायपोल को इस तरह रोटेट कराने की कोशिश करेगा, यानी कि किसके डायरेक्शन में लैंड करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसका फार्मूला होता है दैट इज टाउ इक्वल टू क्या होगा, तो P क्रॉस E के बराबर होगा बेटा, P क्रॉस E, जहां पे P क्या है, फिर P इक्वल टू, बोलो बेटा प्रियांशी, P क्या है इसमें, 2L इंटू Q मीन्स इसका डायपोल मोमेंट है, जहां पे P क्या है,
इसका डायपोल मोमेंट है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई होगा, जो इस पे टार्क अप्लाई होगा। अब हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो इस पे टार्क लग रहा है, इस टार्क के जस्ट अगेंस्ट में एक हमें काउंटर टार्क लगा करके इस पे वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। अब मैं मान लेता हूं कि इसको इस डाइपोल को मैं एक स्मॉल एंगल डी थीटा से मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करा, इसको रोटेट कराया। ये मैं मान लेता हूं कि यह जो एंगल है यह डी थीटा है। डी थीटा एंगल से मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराया। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने में टोटल वर्क डन कितना हुआ, यह हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस वर्क डन इन ड्यू टू डाइपोल rotates in anti-clockwise direction with d थीटा, मतलब ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा से अगर रोटेट कराया जाए तो उस सिचुएशन में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो ध्यान दो बेटा, अगर मैं इसको W से रिप्रेजेंट करता हूँ, या सॉरी डी थीटा है तो डी डब्ल्यू से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा। तो इस पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मैं टार्क लगाऊंगा वो टार्क क्या होगा, इसके टार्क यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो टार्क अप्लाई किया जा रहा है इसके जस्ट क्या होगा, एक काउंटर टार्क होगा। तो उस टार्क को यदि मैं बोलता हूँ ये एक्सटर्नल टार्क है, कौन सा है, एक्सटर्नल टार्क। तो इस एक्सटर्नल टार्क को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारा टोटल क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। मतलब एक तरीके की टार्क भी क्या है, ये फोर्स ही है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या मिल गया हमें, डी डब्ल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो टाउ एक्सटर्नल है, मतलब एक्सटर्नल जो टार्क है, अगर इसको मैं विदाउट एक्सेलरेशन में इधर रोटेट कराना चाहता हूँ तो हमारे एक्सटर्नल टार्क की वैल्यू सेम उतनी ही चाहिए जितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या लग रहा है, टार्क लग रहा है। हल्का सा ज्यादा होगा लेकिन लगेगा क्या उतना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सिंस टी टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा टाउ के, जो एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा अप्लाई किया जाता है, तो टाउ के इक्वल होगा। दैट इज, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, पी क्रॉस ई के बराबर है। तो आप यहाँ लिख दो पी क्रॉस ई। अब देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पी क्रॉस ई इंटू में डी थीटा, ये हमें मिल गया बेटा, पी क्रॉस ई इंटू डी थीटा। अब हमें टोटल अगर वर्क डन चाहिए कि टोटल वर्क डन कितना होगा, जिसको बाद में हम लोग बोले कि वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो चुका है, तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करें, बोलो बेटा, इंटीग्रेट कर दें। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी क्रॉस ई इंटू में ये आ जाएगा डी थीटा। पी क्रॉस ई को ब्रेक कर दो बेटा, ये तो हो गया टोटल वर्क डन। पी क्रॉस ई को इंटीग्रेट करो, सॉरी पी क्रॉस ई को, अच्छा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मान लेते हैं कि थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट करें, तो ये हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2। पी क्रॉस ई को क्या हम लोग, पी क्रॉस ई को क्या हम लोग पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं इंटू में डी थीटा, ये बच जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें से पी ई को बाहर कर दो, पी को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो
माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा इंटू सॉरी इंटीग्रेट कर दिया ना इस बार, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा एंड थीटा 1 टू थीटा 2। इस माइनस साइन को बाहर कर दें तो माइनस पी ई इंटू, और लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, और ये टोटल हमें वर्क डन यहाँ से कैलकुलेट हो गया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सबको। राजीव, जयेश, निखिल, ओके ओके। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हम लोगों को ये देखना है, ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे कुल वर्क डन कितना होगा। अच्छा, ये तो एक काम करें, पहले तो इसको पोटेंशियल एनर्जी में लिख देते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस पी इंटू में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी से तो डिफरेंस है, किसी दो पॉइंट का ये डिफरेंस है, किसके किसके बीच का है, तो थीटा 2 और थीटा 1 में। अब अगर मैं इसको U2 माइनस U1 लिख दे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और इसको मैं इक्वेट करूं, तो U2 पे क्या मिलेगा, माइनस पी कॉस थीटा 2 मिलेगा, और U1 पे क्या मिलेगा, माइनस पी कॉस थीटा 1 मिलेगा, ठीक है बेटा। अगर मैं थीटा 1 को यहाँ पे 90 डिग्री मान लेता हूँ, थीटा 1 को मान लेता हूँ कि लेट थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि π/2, तब उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई इंटू में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ π/2। कॉस π/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब माइनस पी कॉस थीटा 2। ये मिल जाएगा हमें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। मतलब थीटा 1 पे क्या हो गया, हमने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, अगर हम इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट लेके आए भाई, तो इनफाइनाइट पे हमने मान लिया कि पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो अब यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। तो अब एक पॉइंट ऐसा हम सर्च करेंगे जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0 हो। वह पॉइंट मैंने सर्च क्या करा कि अगर थीटा 2 और थीटा 1 है, तो थीटा 1 को मैंने मान लिया क्या कि थीटा 1 जो है क्या है, थीटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो थीटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगा, जब वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस थीटा 1 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। तब इसका मतलब ये हो गया कि इस डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने में जब वो थीटा 2 पर पहुंचेगा, तो उस डायपोल में कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो वह पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर स्टोर होगी। कोई डाउट है बेटा, इसको इसमें कुछ डाउट है, पूछना है आप लोगों को। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, अगर जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। इन जनरल, तो जनरल में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी। भाई थीटा 2 थीटा 1 को हटा दिया, जनरल फॉर्म लिख दिया। या इसको दूसरा क्या लिख सकते हो, क्या माइनस पी डॉट ई लिख सकते हो, क्या आपको पी डॉट ई लिख सकते हो क्या। अब यहाँ से क्या पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, या एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। हियर पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। हाँ बेटा पूछो, कुछ पूछ रहे थे।